हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपीजीडीसी मेंस की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर यूपीजीडीसी मेंस के लिए सीरीज चल रही है जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। अभी तक लगभग 6 से 7 लेक्चर इसके आ चुके हैं। आज ये एक और नया लेक्चर है जिसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स के ही कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी तक मैं क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। हालांकि शुरू के लेक्चर्स में मैंने एटॉमिक के भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, पर अभी हम लोग जो क्वेश्चन मोस्टली डिस्कस कर रहे हैं क्वांटम के डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आपको इसी तरह के और क्वेश्चंस देखने हैं और भी सब्जेक्ट को डील करना है तो उसके लिए जो मेरा कोर्स है, जो मेरी एप्लीकेशन निंजा प्रेप ऐप के ऊपर अवेलेबल है, वहां जाकर उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर सारे सब्जेक्ट नहीं कराए जा सकते और कुछ ही क्वेश्चन कराए जा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, आपको लग रहा है कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ जी, देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर ए इज डिफाइंड एज। एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी स्टेट फंक्शन साई में उसकी शो की गई है। हमें ये बताना है कि उसका अगर डिफरेंशिएशन किया जाए टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें जो ये दिख रहा है ये क्वांटिटी मिलेगी, है ना। ये बताना है हमें कि जब इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो हमें ये मिलेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। जहाँ एच जो है वो क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जर्वेबल कंसिडर कर लो ए, और उस ऑब्जर्वेबल की स्टेट साई के अंदर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लो, जो कि आपको गिवन भी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लूंगा लेट कंसीडर एन ऑब्जर्वेबल ए। सबसे पहले कोई ऑब्जर्वेबल ए जो है वो आपने कंसीडर कर लिया, और उसके बाद आप क्या करोगे, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लोगे। जो फंक्शन है या जो स्टेट है साई। नाउ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इन स्टेट साई। तो स्टेट साई जो है यानी कि जो फंक्शन है उसके अंदर इसकी ऑब्जर्वेबल या जो स्टेट साई के अंदर जो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो मैं लिख रहा हूं। तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो गिवन है वही एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये है, तो वही वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ साई, और ये हो गया ए और ये हो गया साई। हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि जो साई है वो नॉर्मलाइज्ड है। हम ये मान के चलेंगे साई जो है वो नॉर्मलाइज्ड है, अदरवाइज फिर हमें नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन वाली जो कंडीशन है उसका डिवाइड रहता है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन हम मान लेते हैं तो नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसलिए वो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो हट जाता है। तो अज्यूमिंग, यहां पर मैं लिख देता हूं अज्यूमिंग साई इज नॉर्मलाइज्ड। जो फंक्शन साई है वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए। तो इसका जब रेट ऑफ चेंज निकालेंगे यानी कि डी अपॉन डी टी ए का, तो ये जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखी हुई है डी अपॉन डी टी, इसका करना पड़ेगा हमें। तो ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखी हुई है डी अपॉन डी टी, तो इस पूरे का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो ये होगा साई ए और साई। अब जब आप डिफरेंशिएट करने बैठोगे तो एक एक करके तीनों का करना पड़ेगा। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये ऐसा लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। जब इसको आप डिफरेंशिएट करने बैठोगे तो ये लिखा जाएगा, सबसे पहले इसका कर दिया डेल साई अपॉन डेल टी, ये क्या लिखा हुआ है ए और यहाँ पर साई। उसके बाद ये साई और यहाँ पर आपने लिख दिया डेल ए अपॉन डेल टी और ये साई। फिर आपने लास्ट में जो साई है उसका डिफरेंशिएशन कर दिया और ये एज इट इज। तो इस तरह से आपने डिफरेंशिएशन कर दिया इसका। अब मैं यूज करूंगा किसका, श्रोडिंजर इक्वेशन का। तो फ्रॉम श्रोडिंजर इक्वेशन, तो अब हम श्रोडिंजर इक्वेशन का यूज करेंगे। तो श्रोडिंजर इक्वेशन को इस स्टेट जो है या फंक्शन जो है उसके अप्लाई करूंगा। एच ऑपरेटर जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, उसको इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है उसकी वैल्यू होती है आयोटा एच कट
डेल अपॉन डेल टी, तो ये हो जाएगा आयोटा एच कट, और यहाँ पर साई के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो ये बन जाएगा डेल साई अपॉन डेल टी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, डेल साई अपॉन डेल टी। ये एक तरह से ई ऑपरेटर हो गया। तो यहाँ से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं सिर्फ डेल साई अपॉन डेल टी जो है इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा आयोटा एच कट, और इसका हो जाएगा -1 पावर -1, और ये हो जाएगा एच और साई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एच और साई। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू एक बार मैं यहाँ रखूंगा और एक बार मैं ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड का यूज करें तो हमारे पास डी अपॉन डी टी ए, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इस वैल्यू को मैं यहाँ रखूंगा तो क्या आएगा, आयोटा एच कट पावर -1, ये आ गया बाहर, है ना, और माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू, तो इसको ये ब्रा नोटेशन लिखा हुआ है, तो इसको कैट, ये ब्रा नोटेशन लिखा हुआ है, सॉरी कैट नोटेशन लिखा हुआ है, इसको ब्रा नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या साइन लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो बाहर और क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस आ गया, यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, एच साई। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, एच साई, और ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा साई प्लस, उसके बाद यहाँ क्या लिखा जाएगा, एज इट इज यही वाली वैल्यू साई, ये डेल ए अपॉन डेल टी, और ये साई, ये डी ए अपॉन डी टी है, ये इसको डी ए अपॉन डी टी कर लेना, प्लस यहाँ पर कोई साइन में चेंज होगा नहीं क्योंकि एज इट इज वैल्यू उतारोगे, तो यहाँ पर आयोटा एच कट ये पावर -1, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, साई ए एच और साई। ठीक है, इस तरह से आपने वैल्यू लिख दी। इसको हम इक्वेशन लिख देंगे थर्ड। अब जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो हर्मिशियन होता है, तो सिंस द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, since the Hamiltonian operator H is Hermitian, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो क्या होता है, हर्मिशियन होता है। हर्मिशियन होता है यानी कि एच साई ए साई, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये वैल्यू बराबर होती है साई एच ए साई के, या इसको ऐसे लिख लो आप, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होती है साई ए और एच साई। हर्मिशियन ऑपरेटर जो है, जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो हर्मिशियन है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। तो इसको ऐसे लिख लिया, तो ये वैल्यू मैं कहाँ यूज करूंगा, ये वैल्यू यूज करूंगा इस इक्वेशन में। तो ये दोनों जो वैल्यू हैं ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो मैं इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ कॉमन, मैं कॉमन निकाल सकता हूँ आयोटा एच कट माइनस। ठीक है, क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, आयोटा एच कट माइनस, ये मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, नाउ इसको क्या लिखूंगा, डी अपॉन डी टी, और ये ए है। ठीक है, यहां पर जो ये वाली वैल्यू है डी ए अपॉन डी टी वाली वैल्यू, वो मैंने यहां पर लिख दी, सबसे पहला टर्म बना दिया उसको, ये डी ए अपॉन डी टी वाली वैल्यू लिख दी। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, आयोटा एच कट और -1, ये कॉमन आ गया। आयोटा एच कट और -1 जो है वो कॉमन आ गया। तो अब इसको कैसे लिखोगे, एक मिनट रुकना है, यहां पर इसको सही करो। ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई, ये हो गई साई, ये हो जाएगा एच ए और साई ए एच, सॉरी साई एच ए, हाँ। और इसी तरह से हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू को हम क्या क्या लिख दूंगा, एच ए लिख दूंगा, है ना। ये वाली वैल्यू को क्या लिख दूंगा, एच ए, और यहां पर क्या बन गया था, यहां पर ए एच बना था क्या, यहां पर डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू एच साई, हाँ ठीक है, ये एच साई बन गया था। ठीक, तो यहां पर जो है मैं क्या लिख दूंगा, एच ए लिख दूंगा, एच ए लिख दूंगा। तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा, यहां से मेरे पास वैल्यू बनेगी, ये बनेगा साई, ये क्या बनेगा, सबसे पहले यहां बनेगा ए एच, ये तो प्लस वाला, और ये एच ए माइनस वाला, और ये साई। ठीक है, ये बन गया। तो ए एच माइनस एच ए, तो ये मेरे पास कम्यूटेशन बन गया, किसका कम्यूटेशन बन गया, ए और एच का। ए और एच का कम्यूटेशन जो बनेगा तो वो क्या बनेगा, ए एच माइनस एच ए।
ए एच माइनस एच ए। तो यहाँ से जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बनेगा ए, और ये हो जाएगा साई, ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, ये साई, प्लस यहाँ से हो गया आयोटा एच कट माइनस, और ये कम्यूटेशन बन गया। ये कम्यूटेशन किसका बन जाएगा, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और ये कम्यूटेशन आ गया ए एच का, है ना, यहाँ लिखा है ए एच का। और हमें प्रूव क्या करना था, हमें यही प्रूव करना था। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इस रिजल्ट को ध्यान रखोगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो ये हैंस प्रूव भी हो गया, ये हैंस प्रूव भी हो गया, और इट इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, इट इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इस रिजल्ट को आप याद रखोगे तो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे हम, जो डी ए अपॉन डी टी था उसमें ए की जगह क्या लिख दिया, ए की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर लिखने के बाद और फिर ये सॉल्व किया हुआ है। कैसे सॉल्व किया हुआ है देखो, तो इसको सॉल्व करने के लिए, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है जो भी हमने ड्राइव की वो इक्वेशन को हम यूज करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है, वी नो दैट कि d अपॉन डी टी ए, और क्या बना था, ये बना था साई, ये बना था डी ए अपॉन डी टी साई, प्लस यहां क्या बना था, आयोटा एच कट, माइनस में पावर थी तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन आयोटा एच कट, और ये था ऑपरेटर कम्यूटेशन, ए एच का ये क्या था, कम्यूटेशन था। तो यहां पर ए जो है, ए की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ए जो है, ए को हम रिप्लेस करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर से। तो ए इज रिप्लेस्ड विद एक्स स्क्वायर। तो ए को एक्स स्क्वायर से हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। दूसरी चीज यहां ध्यान दो कि जो एक्स स्क्वायर है वो एक्सप्लिसिटली टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसके अंदर टाइम की फंक्शन नहीं है, टाइम का कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो सिंस एक्स स्क्वायर हैविंग नो explicit time dependence, डायरेक्टली कोई टाइम के ऊपर इसकी डिपेंडेंस नहीं है, एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी जो है उसको जीरो कर देंगे। कहने का मतलब है ये वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे डी अपॉन डी टी, यहां ए की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये वाला जो टर्म है जीरो हो जाएगा पूरा, और ये बन जाएगा 1 अपॉन आयोटा एच कट। यहां पर ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए की जगह आ गया एक्स स्क्वायर, और ये आ गया एच, ये आ गया एच। एच क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर और एच का कम्यूटेशन सॉल्व करूंगा। तो नाउ एक्स स्क्वायर एच, तो एक्स स्क्वायर एच का कम्यूटेशन सॉल्व करेंगे तो एच को आप एक्सपेंड करके लिख दो। एच को एक्सपेंड करके लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी एक्स डायरेक्शन है तो एक्स लिख दो यहाँ पर, प्लस वी एक्स का मतलब हो गया पोटेंशियल हो गया। तो यहाँ पर अब इसको अलग अलग करके लिख दो ऐसे, एक तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m, और एक बन जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा वी एक्स, ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर और वी एक्स स्क्वायर वी एक्स पोटेंशियल। तो ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m, क्योंकि जो 1 अपॉन 2m है वो स्केलर है तो वो बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन 2m बाहर आ गया, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा पी एक्स स्क्वायर और पी एक्स स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो आप, 1 अपॉन 2m इसको आपने लिख दिया, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगाया, और इसको आप कैसे लिखोगे मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ पहले। इसको आप ऐसे लिख लो 1 अपॉन 2m एक्स स्क्वायर, इसको पी एक्स और पी एक्स, यानी कि आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो कर रहे हो ए और बी सी वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो। कौन सा यूज कर रहे हो, ए बी सी। तो यहां से क्या बनेगा, ये ए बी का कम्यूटेशन सी बाहर आ जाएगा,
फिर किसका बनेगा, ए सी का कम्यूटेशन, बी बाहर आ जाएगा। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर कम्यूटेशन जब बनाओगे तो एक्स स्क्वायर पी एक्स और बाहर कौन आ जाएगा, पी एक्स प्लस फिर से एक्स स्क्वायर पी एक्स और बाहर कौन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा पी एक्स, बाहर कौन आ जाएगा, पी एक्स आ जाएगा। अब आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सिंस एक्स स्क्वायर पी एक्स, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 2 आयोटा एच कट एक्स। क्या आएगा, 2 आयोटा एच कट एक्स। तो यहां से हमारे पास एक्स स्क्वायर और एच जो है उसकी वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी 1/2m। ये जो वैल्यू सॉल्व करोगे तो 2 आयोटा एच कट एक्स और पी एक्स हो जाएगा। तो ये बनेगा 2 आयोटा एच कट एक्स पी एक्स प्लस यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा 2 आयोटा एच कट और यहां पर क्या आएगा, पहले यहां पर भी, यहां पर पी एक्स आगे आएगा, यहां पर ये बी आगे लिखो, यहां पर ये बनेगा बी और ये होगा ए सी। तो ऐसे ही यहां पर ये बनेगा पी एक्स आगे आएगा, तो ये पी एक्स और ये बनेगा एक्स स्क्वायर पी एक्स। तो यहां पर आएगा 2 आयोटा एच कट और ये हो जाएगा पी एक्स और एक्स। क्या बन जाएगा, पी एक्स और एक्स। इसमें से अब हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या निकालेंगे, इसमें से कॉमन हम निकाल लेंगे, हम वैल्यू निकाल रहे हैं एक्स स्क्वायर एच की, तो ये है 1/2m। पूरे में से कॉमन जो चला जाएगा वो चला जाएगा आयोटा एच कट, है ना। पूरे में से कॉमन जो है वो कितना चला जाएगा, 2 आयोटा एच कट। पूरे में से कॉमन चला जाएगा 2 आयोटा एच कट और जो ब्रैकेट है हमारे पास उसके अंदर कौन रह जाएगा, उसके अंदर रह जाएगा एक्स पी एक्स और प्लस पी एक्स एक्स, ये इसके अंदर रह गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आयोटा एच कट अपॉन एम, आयोटा एच कट अपॉन एम। तो ये जो वैल्यू है ये हम वैल्यू कहाँ रख देंगे, हमारे पास जो ये वैल्यू है कौन सी वाली, ये वाली। तो इसको मैं इक्वेशन दे देता हूं, ये वाली वैल्यू के अंदर रख दूंगा। तो इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन फर्स्ट। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, डी अपॉन डी टी और ये है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ ऑलरेडी 1 आयोटा एच कट लिखा हुआ है। आप ये वाली वैल्यू रखोगे तो आयोटा एच कट अपॉन एम, ये वाला तो बाहर आएगा ही। यहाँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, आप कम्यूटेटर सॉल्व करके ले आए, तो कम्यूटेटर सॉल्व करके लाए हो तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है एक्स पी एक्स, इसके अंदर लिखा हुआ है एक्स पी एक्स और प्लस पी एक्स और एक्स, ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशन वैल्यू के अंदर बंद है। कट क्या रहा है, आयोटा एच कट, आयोटा एच कट कट गया, तो बचा क्या, बचा डी अपॉन डी टी और एक्स स्क्वायर। यहाँ हो गया 1/m और ये हो गया एक्स पी एक्स और प्लस पी एक्स और एक्स, ये वैल्यू बन गई। और हमें प्रूव क्या करना था, हमें शायद यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये हो गया हैंस प्रूफ। तो मैंने आपको कहा था वो वाला जो पहला क्वेश्चन था वो स्टैंडर्ड रिजल्ट था, और वो अगर आपको याद है तो उसके बेस पर काफी सारे जो क्वेश्चन हैं वो इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक, चलिए भाई अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया है नॉर्मलाइज वेव फंक्शन दिया है आपको। क्या दिया है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन दिया है एक पार्टिकल का, और जो फंक्शन है उसकी वैल्यू है साई इक्वल्स टू 1/√3 साई 1 प्लस √2/3 साई 2। साई 1 और साई 2 जो है ऑर्थोनॉर्मल आइगन स्टेट्स है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की, जिनकी एनर्जी आइगन वैल्यू दे रखी E नॉट और 4 E नॉट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिकल इज इन स्टेट साई 1 एंड साई 2। वो प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें पार्टिकल साई 1 और साई 2 स्टेट में। तो प्रोबेबिलिटी के लिए जो साई 1 का मल्टीपल है उसका स्क्वायर कर देंगे और साई 2 का मल्टीपल है जो उसका स्क्वायर कर देंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा P1 E1 और प्लस E2 E2, है ना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी P1 जो है वो बराबर हो जाएगी C1 स्क्वायर। C1 स्क्वायर कैसे हो जाएगी, ये जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन, इसको आप कंपेयर कर लो जो लीनियर फंक्शन आप लिखते हो। तो पहले मैं यही लिख देता हूं यहां पर, स्टैंडर्ड लीनियर फंक्शन जो हम लिखते हैं, स्टैंडर्ड लीनियर फंक्शन। तो स्टैंडर्ड लीनियर फंक्शन के फॉर्म में लिखूं तो साई इक्वल्स टू, ये हो गया C1 और ये हो गया साई 1
और ये हो गया C2 और psi2। अब यहाँ पर जो आपको फंक्शन दिया है वो दिया है 1/√3 psi1 और ये दिया है √2/3 और psi2। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये चेक कर लो कि C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। अगर वो 1 नहीं आएगी तो इसका मतलब फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है। तो सबसे पहले आप C1 स्क्वायर की वैल्यू ले लो। तो C1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन रही है 1/3 और C2 स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू कितनी बन रही है 2/3 और इन दोनों का जो सम है C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर ये 1 है तो ही फंक्शन क्या होगा नॉर्मलाइज होगा और अगर ये 1 नहीं है तो फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं होगा, आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो जब आप इनका सम करोगे तो ये 1 बन रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या है नॉर्मलाइज है। नॉर्मलाइज है तो P1 जो है वो क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा C1 स्क्वायर के और P2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा C2 के स्क्वायर के। तो P1 C1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/3 और ये कितना है ये आ जाएगा 2/3। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा 1/3 एंड 2/3। उसके बाद हमें क्या पूछी गई है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर E ये होता है एल्जेब्रिक समेशन। एल्जेब्रिक समेशन ये हो गया C के स्क्वायर यानी कि प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है और ये हो गया E के। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एल्जेब्रिक समेशन के, यहां पर आप लिख सकते हो P के और E के यानी कि P1 E1 प्लस क्या हो जाएगा P2 E2। अब आपको एनर्जी आइगन वैल्यू गिवन है, तो गिवन है एनर्जी आइगन वैल्यू। तो E1 जो है वो है E0 और E2 जो है वो वैल्यू गिवन है 4 E0। वो कितनी है 4 E0। तो यहां से एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये बन जाएगा P1 की जो वैल्यू थी वो थी 1/3 और ये हो जाएगा E0 प्लस P2 की जो वैल्यू थी वो थी 2/3 और ये हो जाएगा 4 E0। कितना हो जाएगा 4 E0। तो यहां से ये कितना बन जाएगा 1/3 E0 और ये बन जाएगा 8 E0/3। ओवरऑल सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 3 E0। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 3 E0 आ जाएगी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 E0। सिंप्लीफाई हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं था जिसको कि तुम ना कर पाओ, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल हैज टू आइगन स्टेट्स psi1 एंड psi2 विद द करस्पॉन्डिंग एनर्जी बीइंग E1 एंड E2। The particle has respectively 40%, 60% probability of being found in state psi1 and psi2। तो P1 जो है वो 40%, 40% मतलब हो गया 40/100 यानी कि 2/5। तो यहाँ से C1 की वैल्यू निकल जाएगी, इसी तरह से किसकी वैल्यू निकल जाएगी C2 की। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट जो फंक्शन है वो फंक्शन है C1 psi1 और प्लस C2 psi2। ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, तो गिवन है पार्टिकल हैज रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो P1 की वैल्यू जो है वो 40% है, 40 का परसेंट हो गया मतलब हो गया 40/100। तो ये कितना हो गया, ये हो गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया तो 2/5। तो ये 2/5 किसके बराबर हो गया C1 स्क्वायर के। तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी C1 की और वो वैल्यू हो जाएगी 2/5 का अंडर रूट। और P2 जो है वो कितना है 60% है, 60% का मतलब हो गया 60/100। तो यहां से आ जाएगा ये 3/5, कितना आ जाएगा 3/5 और ये वैल्यू हो गई C2 स्क्वायर की। तो C2 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी √3/5। C2 जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/5। तो यहां से जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या बन जाएगा, वो फंक्शन बन जाएगा √2/5 psi1 प्लस ये हो जाएगा √3/5 और psi2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, फंक्शन की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। राइट डाउन द वेव फंक्शन, तो ये वेव फंक्शन हो गया। एंड ऑब्टेन द एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी। तो एवरेज एनर्जी का मतलब क्या है, आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी। तो वो किसके बराबर होगी P1 E1 और प्लस P2 E2। तो P1 जो है वो कितना है, वो है 2/5 और E1 वो आपको एनर्जी स्टेट दे रखी है यानी कि आइगन वैल्यू, और ये कितना है 3/5 और ये हो गया E2। तो यहां से कॉमन चला गया 1/5 और आंसर में क्या बचेगा 2E1 प्लस 3E2।
तो ये हमारे पास क्या हो गई, एवरेज आइगन वैल्यू। आंसर क्या आ गया, ये दोनों इसका आंसर आ गए। बहुत सिंपल से है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला है उसमें पूछा गया है, सिस्टम है हैज टू पॉसिबल एनर्जी आइगन वैल्यू ई नॉट एंड टू ई नॉट। दो पॉसिबल एनर्जी आइगन वैल्यू दे रखी है, ई नॉट और टू ई नॉट। करस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट्स उनकी दे रखी है साई वन साई टू। पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज इन स्टेट साई सच दैट इट हैज एन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी 3/2 ई नॉट। एक्सपेक्टेशन वैल्यू 3/2 हमें दी हुई है, तो हमें यहां से साई जो फंक्शन है उसकी वैल्यू निकालनी है और आफ्टर टाइम टी एलेप्स्ड तब निकालनी है। तो सबसे पहले तो लीनियर फंक्शन मान लो, तो सॉल्यूशन में लेट साई इज इक्वल्स टू C1 साई वन और प्लस C2 साई टू, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो साई है वो नॉर्मलाइज है, तो अज्यूम साई इज नॉर्मलाइज्ड। जो फंक्शन साई है वो नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज्ड है तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसको लिख दूंगा मैं इक्वेशन 2। और हमें गिवन है कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है E की वो कितनी है, 3/2 ई नॉट, और ये किसके बराबर होगा, E1 P1 प्लस E2 P2, या इसको लिख लो P1 E1 प्लस E2 P2 E2। अब जो यहां से P1 होगा, P1 वो बराबर होगा C1 स्क्वायर के, और P2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, C2 स्क्वायर के। तो यहां से ये किसके बराबर हो गया, 3/2 ई नॉट। P1 की जगह मैं लिख दूंगा C1 स्क्वायर, और जो E1 है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है ई नॉट, और P2 जो है उसको मैं लिख दूंगा C2 स्क्वायर, और जो E2 है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2 ई नॉट। क्या वैल्यू दे रखी है, 2 ई नॉट। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा C1 स्क्वायर प्लस 2C2 स्क्वायर, और यहां से क्या बन जाएगा, ई नॉट से ई नॉट हर जगह कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/2। तो इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3, और ये इक्वेशन कौन सी आई थी, सेकंड। अब सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लेंगे, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड को कैसे सॉल्व करेंगे, थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, तो C1 स्क्वायर प्लस 2C2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2, और ये है C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसको माइनस करूं, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया, यहां बनेगा C2 स्क्वायर, और ये 3/2 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बना, 1/2। तो जो C2 है उसकी वैल्यू आ जाएगी √1/2। C2 की वैल्यू √1/2 आएगी, तो C1 की भी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, √1/2। C1 की वैल्यू भी आ जाएगी √1/2। तो यहां से हमारे पास निकल जाएगा फंक्शन। तो हैंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साई की, और साई की वैल्यू क्या बनेगी, 1/√2, ये हो जाएगा साई वन प्लस साई टू। तो ये तो आ गया हमारे पास फंक्शन। अब हमें बताना है टाइम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट साई इज। तो टाइम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट साई, तो इसका जो टाइम इवोल्यूशन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, साई टी इक्वल्स टू, जो सिंपल सी इक्वेशन होती है वही लिखनी है हमें यहाँ पर। वो क्या होती है, जो एल्जेब्रिक समेशन के, ये हो गया सी के, सी मतलब जो कांस्टेंट आपने निकाला है साई के, और ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है माइनस आयोटा ई के टी अपॉन एच कट, है ना, यही वैल्यू होती है। तो यहां पर अब आपको साई की जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो साई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे तो कितना बनेगा, 1/√2। यहां पर क्या आ जाएगा, साई वन, और साई वन को मल्टीप्लाई कर दो एक्सपोनेंशियल वाले से, तो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई नॉट और टी अपॉन एच कट, और प्लस यहां कितना हो जाएगा, साई टू एक्सपोनेंशियल, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ये हो जाएगा 2 ई नॉट टी अपॉन एच कट। ये दोनों जो एनर्जी आइगन वैल्यूज है वो दोनों रख दी, एक थी ई नॉट और एक थी 2 ई नॉट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आफ्टर टाइम टी फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।